मुझे अल्लाह को जवाब देना है. So I don't even care about what people think. Nobody can hurt me without my consent. Like, I don't give anyone that much access to my heart where they have the right to stir my feelings in any way. When you love someone, it takes a lot from you. But when you hate someone, it takes more from you. Do you love AI? भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना अपनी पूरी दुनिया में मजाक उड़वाना है. इस तरह की टेक्नोलॉजी में जब रिलीजियोसिटी को मिक्स कर दें तो वो हमें सीरियस नहीं लेंगे. इंडिया रियली इन्वेस्टेड इन एजुकेशन. इंडिया ने पैसे लगाए अपनी एजुकेशन. पैसा बहुत लगाया, ठीक है. IITs बनाई, बहुत पैसा लगाया एजुकेशन में, और जो उनकी आउटपुट थी ऑफ द ग्रेजुएट दैट दे वर प्रोड्यूसिंग व्हेन इट केम टू टेक्नोलॉजी वाज फार सुपीरियर. What is the best advice you ever got? What is the best advice I ever got? नहीं, आपको जिंदगी में सबसे अच्छा मशवरा किसने? बिकॉज लोग कहते हैं अच्छा मशवरा देने वाला मिलता नहीं है. आपको सबसे अच्छा मशवरा किसने और क्या दिया? मेरी नानो ने दिया. अभी मुझे थोड़ा सोचना पड़ा कि कौन सा था, मगर एक दफ़ा क्या हुआ कि I really wanted something. Right after I graduated, I wanted to get into LUMS. Right. और क्योंकि अगर मेरा लम्स में दाखला ना होता तो मैं चली जाती, फिर मुझे रियाद जाना पड़ता अपने पेरेंट्स के पास, and I didn't want to do that, and it was like a quite like logistical nightmare. Plus I really wanted to do my MBA right after my graduation. तो वो दाखला नहीं हुआ और वो रिजेक्शन लेटर आ गया और उस पर लिखा हुआ था कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सो यू नो डू वर्क एंड अप्लाई आफ्टर अ ईयर. तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया. आई वाज वेरी सैड क्योंकि I had planned around that. I planned my life around that admission, that lumps. तो मेरी नानू आई और मेरी नानू कहती हैं कि बेटा, when things go according to your plan, you should be very happy. But when things don't go according to your plan, you should be happier. जब तुम्हारे प्लान के मुताबिक चीज़ें नहीं जाती तुम्हें ज़्यादा खुश होना चाहिए. मैं थोड़ी सी परप्लेक्स, like why? तो कहती हैं क्योंकि इसका मतलब है वो अल्लाह के प्लान के मुताबिक जा रही हैं, and Allah's plan is always going to be superior than your plan. तो वो बात मेरे दिल में ऐसी बैठी और फिर यही हुआ कि उसके 3-4 महीने बाद मुझे सिस्को में नौकरी मिल गई और मैं एम्स्टर्डम चली गई और मेरा करियर जो है वो इतना बहुत ज़्यादा शूट किया. आई मेट माई हस्बैंड इन एम्स्टर्डम एज वेल. तो आई थिंक कि ये बात बिल्कुल सच है कि, और वो बात फिर मेरे साथ उसके बाद रह गई कि जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं कोई चीज़ तो फिर अल्लाह के प्लान के मुताबिक जब वो चीज़ होती है तो that plan is always better than you cannot even plan the way Allah plans. I love it. Let the universe decide what happens. Like random chance, कोई ऐसे elements आपकी जिंदगी में आ गए they will decide the pathway you take. In those pathways, there were moments when you were absolutely alone. Particularly when you were building your app and you were trying to gain momentum. When have you felt the most alone? I think the most alone I felt was when I was, so in 2013, and you know, there's so many things that I've done in my life. Some have been failures, some have been successes. मगर कभी ना कभी मुझे लगता था कि कोई ना कोई मेरे साथ है. जब मैं ये ऐप बना रही थी तब भी कुछ लोग थे मेरे साथ और हमेशा कोई ना कोई रहा है. मगर एक ऐसा वक्त था कि 2013 में when I was very alone, and I was going through a phase in my life when I was very depressed. और मेरा ख्याल है कि जब इंसान बहुत डिप्रेस होता है ना, या जब उसको कोई ऐसी चीज़ में से वो गुजर रहा होता है कि when your fundamentals and your deep beliefs, what's like, you know, really rooted inside you, when that is questioned, so there's some things in life and there's some times in life when you're so depressed or so sad that even if people are around you, तो आपको उनकी प्रेजेंस इतनी फील ही नहीं हो रही होती, बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम होता है कि जब आप इतने ज़्यादा इस तरह के सर्कमस्टांसेस में होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं कि आपको लोगों की प्रेजेंस ही नहीं फील हो रही होती कि उनके होते हुए भी उनकी प्रेजेंस नहीं फील हो रही होती. देयर सम बैटल्स दैट यू जस्ट हैव टू फाइट अलोन, एंड आई थिंक that was one of those battles. When you're fighting alone, you're seeking inspiration. Is there any book, movie, or piece of art that you feel has really inspired you? I think that was the time when I became very religious. And there was a religious awakening, and I realized that in the whole universe, and it was a very secular religious awakening in a way, because I realized that in the whole universe there can be divided into two.
and there's the creator and the creation. And the fundamental differences between the creator and the creation is that the creator is limitless, has no beginning, no end, infinite, perfect, while the creation is finite, has a beginning, has an end, is not perfect, has limitations. So I think that was the phase when I realized that when you have that every person has some core, something that you ultimately rely on. और जब आप जो है वो क्रिएशन में से किसी भी चीज़ पे आप अपनी अल्टीमेट रिलायंस रख लेते हैं या अल्टीमेट मोहब्बत रख लेते हैं, तो उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो आपकी लिमिटेशंस बन जाती हैं. उसका जो पोटेंशियल है वो आपके पोटेंशियल का एंड बन जाता है, हद बन जाता है. और उसकी जो this nature of being finite becomes your last point as well. तो मुझे ऐसे लगा कि जो चीज़ जिस वजह से मैं डिप्रेस हुई, जो चीज़ मुझसे ले ली गई, that turned out to be the biggest blessing in my life, because that changed my core from made me realize that, and changed my core from being from something of the creation to the creator. और जब अब creator core बना लिया, तो then I felt like I could take any risk in life. I lost this ability to be like, I just didn't feel fear of anything, because मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि creator के ऊपर जब आपकी reliance आ जाती है, now you can never be unlimited, because you're a creation yourself, but you at least have the potential to be unlimited. There's no site where, like, there's no break point आपको नजर नहीं आ रहा होता, because he's infinite. So तो मुझे that point was when I really was developed that relationship with the creator. And there are lots of books which were totally not Islamic, like 7 Habits of Highly Effective People, and other things that made me find that this awakening. सबसे मजे की चीज़ ये हुई कि it wasn't religious lectures as much, or religious books as much, which made me come to this realization. It was other things that kind of, like this book and some other books, The Power of Now, and that made me brought this realization joy. In that state, I have to ask you, are there any beliefs that you've held at the earliest stage in your life जो कि अब बदल चुके हैं? Like, are there any beliefs that have changed over time about yourself or about the universe? Lots. I think for example, as you grow in life, you realize that you are. एक तो यही belief जो कि मैंने आपको अभी कहा कि this whole idea of relying on even yourself, like if I'm about to start a task, I know that I have time, I have skill, I have energy, I've got resources, and that's why I'm going to be able to finish this task that I'm about to start. Right. ठीक है? But then there's this another mindset as well, which is कि हाँ मेरे पास ये सब चीजें हैं, बिल्कुल है, ये सब means हैं, but they're not the ultimate things. What if one of those things goes away? Like, what if I lose my resources? What if something else happens? But when you put that ultimate reliance on the creator, and that's, I think, probably the concept behind Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. When you're about to start something, you say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, that you're starting with the name of Allah. That was this deep realization that when you put that trust in Allah, then all these things become means and not those ultimate, the ultimate reliance नहीं रहती. Right. एक ये, दूसरा ये कि जिंदगी में आपके जितने भी परस्यूट्स हैं, हर बंदा डिफरेंट चीज़ों के पीछे दौड़ है ना, जिंदगी में दौड़ लगी हुई है. कोई किसी चीज़ के पीछे दौड़ है, कोई किसी चीज़ के पीछे दौड़ है, परस्यूट ऑफ दिस, परस्यूट ऑफ दैट. जब छोटे होते हैं, we're always in this pursuit of cool, और मैं भी उसी तरह के परस्यूट्स में थी, pursuit of being liked, pursuit of being the most cool person, pursuit of this. And then after a while, you grow up and you realize that you want this pursuit of excellence, where you're competing with yourself and you set your standards, etc. तो वो होना शुरू किया. But then after a while, I realized कि इससे भी ज़्यादा एक बड़ा noble pursuit है, इससे भी आगे एक pursuit है, which is the pursuit of impact, where you are not just thinking about what you're going to do for yourself or what you're going to do for your family or immediate family, but you're also thinking about what you're going to leave behind, your mark in the world. इस बारे में एक सवाल आता है. You've often talked about legacy and leaving your mark in the world.
what do you think is going to be your legacy? How do you want to be remembered? Very good question. This is a question that I've really thought about and spent a lot of time meditating and thinking about this question. जब यही जो मैं अब 2013 वाली बात कर रही हूँ, जी। जो ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में दो बड़े कस्ब नहीं आते जो मिड लाइफ क्राइसिस कह लें, या दो बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जी। जो आप चेंज हो. 2013 वाला पहला था ठीक. when I felt कि मैंने अपने आप को मास्टर किया. When you say अपने आप को मास्टर किया, what do you mean by that? अपने आप को मास्टर करने का मतलब है कि वो जो था ना कि एक रिलायंस ऑन ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, उनको छोड़ के अल्लाह पे फुल रिलायंस, और उस रिलायंस की वजह से अ लॉट ऑफ थिंग्स फिक्स्ड इन माय लाइफ. एक तो लाइफ बहुत बैलेंस होगी, क्योंकि जब भी आप देखें, जब आपका कोई कोर होता है ना क्रिएशन की पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल मेरी कोर मेरा फैमिली है, ठीक है. अब I will always sacrifice my work, my family always will come first. So it creates a disbalance between, you know, because your family is always going to take the precedence. What if a child dies? You'll be completely broken. What will happen? So जब मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे कोर में क्रिएटर आ गया, everything became very balanced. And you know, I imagined my life like if I'm building a beautiful building, then you're putting all the bricks in its right place so that the end structure is going to be very beautiful and tall, and you know the foundation is going to be strong. So वो तो एक personal मुझे लगा सक्सेस थी. ठीक. मगर उसके कुछ सालों बाद फिर मैं इस डिप्रेशन में घुसना शुरू हो गई. फिर ये प्रॉब्लम कि यार ये क्या हो रहा है, दुनिया किधर जा रही है, मैं क्या कर रही हूँ, और ये वाला क्वेश्चन अभी जो आपने पूछा कि मेरी लेगेसी क्या होगी. You know, what if when I die, like, you know, if you compare your life in this world to, depending on what your beliefs are, to your life overall, and if you don't believe in an afterlife, then forget about that. But if you compare your life with the life of the universe, your life is like negligible. If the life of the universe was 1 year, Right. your life would be like nanoseconds. You would Picoseconds. Right. You would be like a dot that disappears before it even completely appears. तो मुझे ऐसा लगा कि बस ये मेरा dot आएगा चला जाएगा. मतलब कुछ, I wanted it to linger on. I wanted it to stay on after I've left the world. Do you want immortality? Not immortality, but I want to leave something behind that has created an effect which leaves the world in a slightly better place because I came into the world. And that leaves my mark in the world such that when I'm physically gone, my dot still has an effect. My dot kind of lingers on after I'm gone. तो ये चीज़ जो है वो 2017-18 में it started like really kind of right. nagging me all the time. और फिर उस वक्त ये हुआ कि I thought कि अच्छा अब मुझे कुछ ना कुछ करना है. मुझे अल्लाह ने potential दिया है, resources दिए हैं, skills दिए हैं. I'll be questioned about all these things. I have to, Yes. you know, give back. I have to do something about it. And I also came across this Japanese concept called ikigai, Mhm. which is about finding the intersection of these four things: what you love, which is your passion; what you're skilled at, which is your vocation; what you can be paid for, which is your profession; and what's good for the world, which is your mission. Absolutely. So finding the intersection of these four things gives you purpose in life. तो मुझे ऐसे लगा कि I am a technologist. मैं इतने साल टेक्नोलॉजी के साथ रही हूँ. I understand technology. Then I did my MBA as well, so I understand business. Then I did a degree in social impact, so I understand that part a little bit. So why don't I combine all these things? And लेकिन जब भी आप किसी भी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, वो सेक्टर पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है. आपने देखा when Uber came Music, into Uber, Airbnb, yes, they completely disrupt. Right. Now, Uber is the largest taxi company in the world without owning a single taxi, right? It's a technology company. इसी तरह Airbnb is the largest hospitality company in the world without owning a single hotel. YouTube is the Netflix, largest yeah, without Netflix, owning any content. Right. without owning any absolutely. content. Netflix is the largest movie rental company in the world Right. without owning any movies Right. itself. Right. So without even like a place, like a shops or whatever. So तो मुझे ऐसा लगा कि सोशल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि टेक्नोलॉजी brings transparency, brings visibility, it brings equitability, it brings frictionless experiences, it brings convenience, it brings simplicity. तो इसके अंदर इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. And then overall you can create something that brings motivation as well. Right. लोगों की भी सक्सेस उनके नेट वर्थ से तो देखी जाती है, but what about somebody's net impact worth? So I thought that my calling would be that I'd create a platform which becomes the largest philanthropic social impact platform in the world. The first digital
platform for social impact. That is fantastic. In this process, what was the most difficult lesson you had to learn? आपको सबसे मुश्किल क्या लगा है करते हुए? जब आप शुरू करते हैं ना कोई चीज़, तो आपको लगता है कि यार ये तो बस you're naive about it. You know, you oversimplify. You tend to oversimplify things, and you think कि बस ये first digital application बनानी हो जाएगी, ये तो बन जाएगी, कुछ लोगों को hire करेंगे और ऐसे होगा और ये I mean all the things that you learn in an MBA कि हम जो है वो एक product develop करेंगे, एक MVP बनाएंगे, फिर उसको market में launch करेंगे, फिर लोग उसको adopt कर लेंगे. ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता नहीं. ऐसा होता नहीं है. जब आप शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि oh my God, this is hard. The first जो हमने पहला वर्जन निकाला, जो आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमने जो ग्रोसरी की ऐप थी जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स वालों ने यूज़ करनी थी. अब होता है पाकिस्तान में जो ग्रोसरी स्टोर करियाना स्टोर ओनर्स होते हैं ना, वेरी एजुकेटेड, उनको अब नहीं आता ना वो अंग्रेज़ी पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ता. पहली दफ़ा जब हमने ग्रोसरी स्टोर ओनर को बुलाया, उसको सामने बिठाया, उसने कहा ये ऐप यूज़ करो. उसने उठाया और बस वो पहली स्क्रीन पे स्टक. एंड दैट वाज इट. और मुझे लगा कि हमने तो इतना टाइम स्पेंड किया है, पूरी ऐप बनाई है और इस बेचारे को जो है वो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि है क्या. तो we had to go through that learning process where हमें ये देखना पड़ा कि how do you find that product market fit. Right. You have to test in the market over and over again. You feel like this is going to work, it doesn't work. You feel like this is going to work, it doesn't work. You have to face so many, as an entrepreneur, you have to face so many failures. And unless you have very thick skin, and unless you have, like I said, this thing of making God your core really helped, because I felt like वो ना होता तो मैं पहले कब का give up कर चुकी होती. So it's not a straightforward journey. It's not an easy journey. Every day even today, अब हमने पिछले साल launch किया, even today I feel like we're still experimenting. We're still trying new things. We're still, देखो लोग क्या कर, आप गाड़ी में हैं, आपको कोई नॉक करेगा, आपके लिए बड़ा आसान है, आप उसे 10 रुपए दे दें, आपका वो जो सेटिस्फैक्शन है ना कि मैंने सदका कर दिया, पूरी हो जाती है. पाकिस्तान में आपने एक भिखारी को दे दिया, आपकी सेटिस्फैक्शन पूरी होगी, मैंने सदका कर लिया, ठीक है. मगर पाकिस्तान में ये जो भिखारी इंडस्ट्री है, दिस इज a $42 billion according to some report that I just saw, big industry, ठीक है. So that's how big it is. So these are professional people who are not even deserving, and they are, मगर गुर्बत उधर की उधर ही है. पाकिस्तान में charity is consumptive. Yes. It's not productive. It doesn't lift people out of poverty. It doesn't graduate families out of poverty. You're right. So the idea was कि जब हम ये launch करेंगे, लोगों को समझ आ जाएगी और लोग इसके थ्रू करेंगे, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये तो systematic तरीके से पाकिस्तान में poverty eradicate कर रहा है. ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को तो आदत हुई भी थी. लोग तो वैसे ही करते हैं, जो उनकी आदत लोगों की बदलना बहुत मुश्किल होता है. कि कोई आए, वो ऐप स्टोर पे जाए, वो ऐप को सर्च करे, वो उसको डाउनलोड करे, फिर उसके थ्रू एक दफ़ा जब डाउनलोड कर लेता है, उसके तो एक क्लिक के थ्रू आसानी से चैरिटी हो जाती. मगर इस पूरे लोगों को इन्फॉर्म करना कि भाई दिस इज़ द वे टू डू इट, एंड इट शुड बी डन इन दिस वे, बिकॉज दिस विल इक्विटेबली सिस्टमैटिकली इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम पाकिस्तान. ये एजुकेशन देना, इट्स नॉट, ये खाला जी का घर नहीं है. It's not something that can just happen overnight. Is it hard to educate your clients? It's very hard. It's very hard to educate your clients because they they're set in their habits. Set in their habits. So it's very hard to explain. First of all, देखें जो charity वाले जो इदारे हैं या जो भी करता है, there's this general consensus that they cannot be trusted. They cannot be. So charity को भी लोगों को trust नहीं है. चैरिटी पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है, इदारों पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है. तो सबसे पहले तो ये एजुकेट करना कि भाई दिस इज टेक्नोलॉजी, यू कैन सी एवरीथिंग इज यू डोंट नीड टू ट्रस्ट अस. यू कैन सी वेयर योर मनी इज गोइंग, यू कैन ट्रैक इट, यू कैन एग्जैक्टली काइंड ऑफ ट्रेस व्हाट्स हैपनिंग विद इट. तो पहले तो ये, ठीक है. दूसरी बात ये कि डाउनलोड करो, तो ये सारी जो हैबिट, मतलब इट्स जस्ट इजी टू बी, आई मीन although हमारा कोई direct competitor नहीं है when it comes to a digital app, but there's so many other ways. We have indirect competitors, which are the beggars on the road, which are just people throwing away money ऐसे ही without any. अच्छा, और लोग
बेगर्स को दे उस वक्त ही सोच रहे होते हैं कि हमारे उस वक्त ट्रस्ट नहीं बीच में आता, मगर जब बड़े NGOs या बड़े उन लोगों को दे रहे होते हैं जो कि who are actually creating a difference, तब ये सारी ट्रस्ट वाली बातें भी आ जाती हैं और सब कुछ आ जाता है। ये मुझे बताइए, in your vision, इस्लाम के अलावा what's humanity's greatest achievement? हमने as humans क्या greatest achievement की है? Is it charity? Is it altruism? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? I don't think it can be boiled down to a single sentence or anything. I think a person, it's really as humanity, I would say कि अगर if you stand back and look at it from a bird's eye view, I would say we haven't. I mean, I think we failed a little bit. And as humans, as humans, is it because of climate change? Is it because of our charity? We haven't taken care of this world. We see that there are resources that are just concentrated in pockets. Very few, very small % of the world are sitting and hoarding those resources. Absolutely. Most of the world is hungry. They're because of political, religious, other differences that we've created, the borders that we've created. We have prioritized this nationalism, this religiosity, all of these things. Because of that, we've created so many divisions that we for depending on who I am, a certain population's blood is more sacred for me than other populations' blood. Of course. And that gives me almost the moral justification to say that it's okay that those people die. Whose blood is not sacred. Yes, exactly. You know, तो अब देखिए ना इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है. जी. इस वक्त जो है वो there's a genocide happening. Yes, there is. And we're living on. I mean, you would imagine, कहा जाता है कि जब ये वर्ल्ड वॉर, जब हिटलर ने ये जब कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए वगैरह वगैरह, तो कहा जाता था कि कैसे लोगों ने वो सह लिया. How could people be okay with people being sent to gas chambers? How could people be okay with that? So, you know, you think about it, like as I was growing up, I was like, how could people have been okay with that? And now I see people being okay with what's happening in Palestine. I see people being okay with that. So I mean, I think that these are fundamental flaws with us as humanity. You know, where we've. What was the inspiration for my impact meter? मेरी inspiration ये थी कि देखो, the way human beings at a very fundamental level are motivated by this thing of by success. Right. What makes me successful? Yes. Right. So अभी जो level of success है, ये जो मुझे motivate करता है, that's my net worth, how many degrees I have, what my title is, things like that. Right. And but I felt that there is no, and even the way money works, it's if I give it to somebody, it becomes less. Okay, so that's how it works. What if we were to create a system where there was a motivation system which awarded people or made them successful by creating this kind of equality, by creating this collective human happiness, by becoming part of that creation of collective human happiness, regardless of age, religion, sect, nationality, etc., etc. So this even my impact meter is kind of the first step where we've started giving people impact credits for all the charity they do. So हर एक की net impact worth बनना शुरू हो जाए. Right. So people at the end of their life have like a certain net impact worth standing as well. Let me ask you this: are there some unique challenges जो कि सिर्फ आपको पाकिस्तान में नजर आए और आपको ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, Canada में नहीं नजर आए? Working in Pakistan, have you faced some uniquely Pakistani challenges? So many. Please. I think one that I'll highlight is the fact कि जब पाकिस्तान में ना बाहर ये होता है कि there's a process. So things are predictable. You know that if you are going for this license, particular license or NOC or whatever, आपको पता है कि आपने ये step 1, step 2, there's a checklist, and this is the time, और इतने time में आपको वो मिल जाएगा. No matter आप president हैं, आप prime minister हैं, या आप कोई आम बंदे हैं. Okay, there's a process, and that process is followed, and then you get whatever you. Pakistan mein, there's no checklist like that.
पाकिस्तान में when you're about to embark, और अच्छा laws हैं, ऐसा नहीं कि laws नहीं है और वो सब कुछ, मगर उसके बावजूद it's about कितना time लगेगा, depends on who you know, depends on how well connected you are. So you know पाकिस्तान में ये वाला बहुत चलता है कि it's about So अभी तक हमारे जो 1980s में 50-50 के मसले थे कि रिश्वत है, सिफारिश है, मुसीबत है, पर्ची चाहिए, किसी का फोन करवाना है, अभी तक वहीं पे खड़े हैं. हाँ मतलब बहुत सारे देखिए चीज़ें, things have improved quite a lot as well, and things have improved because of technology. बहुत सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आ गई, बहुत सारे गवर्नमेंट की चीज़ें जो है वो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव हुई हैं, मगर अभी भी we have a long way to go. A long way to go. A long way to go, I think. What does Pakistan need to do to get to that long way? I think कि सबसे पहले तो will. Will. We have to have will in the sectors where there's power. कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है. अगर will आ जाए ना, अगर ये नियत आ जाए कि ये ज़रूर करनी है, ये करके ही छोड़ना है, तो I think then फिर बाकी रास्ते जो है वो जो एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है वो बन ही जाता है, पहली बात. दूसरी बात ये कि मेरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पता है कि ये हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स बड़ा मेरिट कहते रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरिट इज़ इंपॉर्टेंट. व्हेन यू हैव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हु नो व्हाट दे आर डूइंग एंड हु डू व्हाट दे नो दे आर डूइंग एंड नॉट लाइक पर्ची सफारशी लोग, तो थिंग्स ऑटोमेटिकली सॉल्व देमसेल्व्स. दे डू. एक और आपसे सवाल पूछना था कि जो अपनी बात की ट्रेडिशन और इनोवेशन की, have you ever found that people think less of you because you wear a traditional attire and you want to present yourself as a traditional individual? Kabhi aisa hua hai that people have thought less of you, especially in the tech world? I think both things happen. Both things happen. Both things happen. Some people think less of me. I think more people think less of me because you know एक हमने ना एक stereotype बनाया हुआ है, and the stereotype is that if ये तो पेंडू है, ठीक है, तो लाइक यू नो देयर इज दिस पर्सन, अगर वो बहुत ज़्यादा कवर कर रही है या अल्लाह की बहुत ज़्यादा बात करती है, थियोलॉजी is something that we now associate with backwardness. Theology and technology don't go together. Theology and technology don't go together, and theology is something, religiosity and theology is something that is associated with a small mind, a very backward approach, and you know and kind of away from technology. And so if somebody is talking about that, or somebody is talking about God and stuff, so the stereotypical assumption is that this person is not very intelligent. And so that is something that I've had to face because I stand by it, and this is what it is. So and then the dressing also kind of gets stereotyped to the fact that you know if this person is dressing in this way, क्या पेंडू dressing type dressing, तो इस वजह से जो क्या ये ज़ाती नहीं है आपके साथ that you are judged for what you wear and what you look like? ये does that make you feel, you know, gypped? It does, but then you know when I wasn't like this, जब मैं दुपट्टा नहीं करती थी या कुछ नहीं करती थी, या मैं तब भी I was also at that time also I was judged, and that I was judged by a different class of people, thinking that because she's so modern and because she's so you know this and that, then that means she might be available or they think less of your character or they judge you in those ways. तो मुझे ऐसे लगता है कि when people judge you, it says more about them than it says about you. Absolutely. And if you form your own self-opinion or self-image based on the judgments of people, it's like looking at yourself in a carnival mirror. वो नहीं आप जैसे carnival में जाते हैं और कहीं पे आप लंबे लग रहे होते हैं, कहीं पे छोटे, कहीं पे मोटे, कहीं पे round. तो वो जब आप लोगों के opinions को लेके अपने बारे में कोई ओपिनियन बनाते हैं, तो फिर आप वही है कि आप कार्निवल या वो स्नैपचैट फिल्टर्स के थ्रू अपने आप को देख रहे हैं. इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, क्योंकि वो लोग, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि somebody is very religious, they look at my dressing, they're going to think I am not very religious because I'm you know, हो सकता है कोई लड़की पूरा निकाब करती हो, सब कुछ करती हो, they're going to think that you know I'm outgoing or I'm not, like बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं कि तो सर हिजाब पूरा नहीं किया हुआ, ये बाल क्यों नजर आ रहे हैं, एक्सेट्रा. क्या मेजर बनाया उन्होंने कि कौन कितना मुस्लिम है, कौन कितना अच्छा है? Because what I'm saying is that they judge you based on their own yardstick, right? Somebody is not very religious, somebody is very open-minded, somebody wears everything, they will judge you, they'll think, oh, she's so conservative. कितनी conservative है ये चादर लेके कौन आता है? So they're also judging. Now those judgments are starkly different on the same person who dresses exactly in this way. बिल्कुल. But
but those judgments are starkly different because of their starkly different perspectives. So they're judging you based on their own, so it says less about you and more about themselves. How do you deal with all this, yaar? I mean, this sounds like a constant mess. And especially being a female entrepreneur with your background and your skills, how do you deal with It this? doesn't bother me one bit, honestly. Because देखो ये अगर मैं ये अपने बारे में opinion form करना शुरू कर दूँ based on people's opinion about me, or if I let this become something that bothers me, then I am letting other people's weaknesses I'm punishing myself for other people's weaknesses or other person's perspectives or other person's judgments. Why would I do that? It's just not very smart to do that. You know, it's not very smart to let these things take up any mind space, because my mind space has to be consumed for things that are actually productive, that are actually going to get me somewhere. So people's opinion about me is something that I don't give a... I understand. I was going to say something. I respect that. But You don't give a hoot about it. I don't give a root about it. ठीक. ठीक है. So जो comments आ रहे होते हैं मैं तो पढ़ती भी नहीं, अगर पढ़ भी लूँ तो मैं हंसती हूँ, चाहे जैसा मर्जी भी comment हो मैं हंस लेती हूँ, because एक तो ये कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, और मेरा जो yardstick है, this is my own, I mean somebody else might laugh at this opinion, but for me it is about I feel that, you know, I have to stand in front of God one day and I have to face him and I have to be right by him. So I don't even care about what people think. Number one. Number two is that अगर कोई मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करता है, कोई भी उल्टी सीधी बात करता है, तो that shows that person's weakness and character. And I cannot punish myself for another person's weaknesses. Number two. Number three is that nobody can hurt me without my consent. Like, I don't give anyone that much access to my heart where they have the right to stir my feelings in any way. Those are very few people in my life who can hurt me, and they can hurt me. They know who they are. And so I request them not to जो करीब होता है और क्या? Exactly. So Tom, Dick and Harry on the street does not have that access. Number four, I feel that when you love someone, it takes a lot from you. But when you hate someone, it takes more from you. Really? I think it takes more from you because that person occupies your mind. That person takes mental space from your mind. And so I feel that person takes more from you than the person who you love. So I don't want to, if there's a person I don't like, why would I want to give them so much of me? Why would I want to do that? So I don't want to do that at all. I totally respect that. Yeah. Speaking of love, and there's a very important question. Do you love AI? I think AI is something that can absolutely not be ignored. बिल्कुल ignore नहीं की जा सकती because यानी कि आपके ख्याल में future is AI. AI is absolutely the future. AI is going to change the way we work, play, live, learn, form relationships. It's going to change all of it. Humanity is not going to look like what it looks like today in 5 years. आपके ख्याल में क्या cybernetically enhanced होने वाले हैं या? Everything will change. Everything will change. देखो जब स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया था तो the world changed, right? मैं ये अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि अगर 10,000 BC से किसी बंदे को आप 1000 साल पहले ले आए, ठीक है, तो वो जो एडवांसेस हैं उनको देख के वो इतना सरप्राइज होगा कि शायद उसकी मौत हो जाए, ठीक है, इतना सरप्राइज होगा. मगर अगर आप 1000 साल पहले से किसी को आज से 800 साल पहले तक ले आए तो शायद 800 उसकी मौत ना हो, ठीक है, क्योंकि इतना चेंज नहीं हो. मगर किसी को 200 साल पहले से आप अगर आज ले आए तो वो जो दुनिया देखेगा वाकई वो इतना सरप्राइज होगा उसकी मौत हो जाएगी. Right? So the time is getting shorter and shorter of this death surprise unit. ठीक है कि जब इतना बंदा सरप्राइज हो कि उसकी हैरानगी से मौत हो जाए, वो टाइम जो है शॉर्टर एंड शॉर्टर होता जा रहा है. अभी सिर्फ 50 साल पहले जो दुनिया जिस तरह से लगती थी, आज रेडिकली डिफरेंट. देखिए जी, मुझे आज से कोई 20 साल पहले कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 बार अमेरिका का सदर बन जाएगा तो मैं तो नहीं मानता. अगर आपको 20 साल पहले कोई ये कहता कि आप एक ऐसी चीज होगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आप अपनी सारी पर्सनल चीजें डालेंगे और रैंडम लोग आपको उस पे कमेंट्स देंगे और रैंडम लोग आपकी सारी चीजें आपको नाचता हुआ देख रहे होंगे, यू वुड हैव लाइक तुम पागल हो, मैं अपनी पर्सनल पिक्चर्स किसी
कहाँ रैंडम लोगों की, how will I allow random people to comment on it? Right. But we do now, right? We all do. So there's Facebook, there's Instagram, there's social media, and it's all acceptable now. Right. So it would, and somebody would say कि भाई सारी ये प्रिंटर सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ एक छोटा सा डिवाइस होगा आपके हाथ में होगा, उससे सारे आपके काम हो जाएंगे, आपको किसी चीज़ और की ज़रूरत नहीं, कैमरा भी उसी में होगा, उसी में आपकी ये ईमेल भी उसी में होगी, आपका फ़ोन भी उसी में होगा, आपकी वीडियो भी उसी में, हर चीज़ उसी में होगी, आप ना बिलीव करते, बट टुडे दिस इज़ रियलिटी। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि 5 साल बाद ये दोबारा जो है ना वो हमारा डेथ सरप्राइज यूनिट हो सकता है बिकॉज ऑफ AI। आपने जो सक्सेस अचीव किया है उसके साथ आई एम श्योर बहुत से लोग आपसे अटैच हुए होंगे। Some of them would have been good, some of them would have been bad. How do you determine who to keep with you and who to let go? This is a very good question. Very thoughtful question. और जैसे कि मैं पहले आपसे कह रही थी कि I give access to my heart to very, very few people, very few select people. And then they have the full ability to annihilate me, completely hurt me because I follow a very stringent process. जैसे कहते हैं ना कि आप अच्छा गुमान तो हर एक से होता है, मैं हर एक को ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, मेरा अच्छा गुमान हर एक से होता है, मगर मैं किसी को भी इतना एक्सेस नहीं देती कि मुझे कोई हर्ट कर सके या मेरे दिल के बहुत करीब आ सके, मगर जिसको मैं दे देती हूँ वो एक्सेस, वो मुझे हर्ट कर सकता है। और अभी पिछले कुछ सालों में ऐसे लोग आए हैं जो कि जिनको मैंने वो एक्सेस दे दिया, so I've become, so the visa or the immigration process has become a lot stronger now. It's harder than the Dubai visa. Lindsay, one last question, and I have to ask you this. What's the message that you have for the young people in Pakistan? उनके लिए कोई अच्छी खबर, and to the young people in India? Is it possible, that something happens between India and Pakistan towards peace, or कोई ऐसा message, कोई universal peace का message? What's your message for both India and Pakistan in terms of young people? देखो, I spent a year in Amsterdam, and there were 59 different countries. There were 130 people from 59 different countries. There were Palestinians in that program. There were Israelis in that program, and all sorts of cultures and nationalities, and everybody. And what I realized in that 1 year is that people are not all too different from each other. We're very, very similar. We've got the same kind of nuances. We have the same kind of, more or less the same kind of morality. We have the same likes, dislikes. We're very similar at a very larger level. We're very similar. तो एक तो ये कि I think कि ये जो हमारे अंदर divisions हैं, because of all of these different divisions artificially that we've created, we need to look beyond them, and we need to really kind of get that humanity out of us, number one. Number two is this ikigai, the concept of this, that, find that thing which is the intersection of what you love, what you're good at, what you can be paid for, and what's good for the world. And make that your pursuit in life. Just go after it, because that is something that you will do really well as well, because you're good at it, you love it as well, and then you're being paid for it, so it's sustainable, and then it's good for the world, so you're leaving a mark. So make that your pursuit of impact in life and go after it with all your heart and mind. मैंने आपसे पूछना था जी कि ये सूरह निसा की किस आयत में लिखा हुआ है कि VPN बैन करें? मुझे समझ नहीं आ रही कि शरई तौर पे बैन कहाँ से हो गया ये? भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना अपनी पूरी दुनिया में मजाक उड़वाना है। मतलब आप ये सोचें, आपने क्या गाड़ी बैन कर दी इसलिए क्योंकि गाड़ी में कोई बैठ के जाके कोई गलत काम कर सकता है? आपने क्या छुरियां बैन कर दी क्योंकि छुरी से किसी का कत्ल हो सकता है? VPN इज अ टूल। और जितना भी रिमोट वर्क है, so the fact that you can sit at home and connect to some, your company which might be anywhere in the world, और आप इंटरनेट पे उनके साथ डेटा एक्सचेंज करके काम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट VPN, क्योंकि एक प्राइवेट टनल बन जाता है, इंटरनेट पे आपको फुल प्राइवेसी मिल जाती है, आपकी ट्रैफिक इंक्रिप्टेड हो जाती है, इस वजह से यू कैन वर्क फॉर दैट कंपनी एनीवेयर, even when you're sitting in Pakistan, the companies in the US. तो VPN makes that remote work possible. ये VPN की वजह से इतने जो फ्रीलांसर्स हैं वो काम कर सकते हैं। तो और फिर ये कि जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में एम्प्लॉइज को हायर कर रही हैं, वो अपना VPN 1-2 एम्प्लॉइज की वजह से रजिस्टर कराएंगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ? कभी भी नहीं कराएंगी। वो ये करेंगी कि वो पाकिस्तान में हायर ही नहीं करेंगी लोगों को, ठीक है? जो फ्रीलांसिंग का जॉब्स यहाँ पे देती हैं वो भी अपना VPN रजिस्टर नहीं कराएंगी। और यहाँ के जो बच्चे हैं जो कि VPN वैसे यूज़ करते हैं कोई फ्रीलांसिंग जॉब्स के लिए, वो स्टैटिक IP एड्रेस नहीं देखो, स्टैटिक IP एड्रेस, अब ये जो रजिस्ट्रेशन है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी आप स्टैटिक IP एड्रेस खरीदें और उसको रजिस्टर कराएं।
static IP address is a very expensive thing. Yes. जो नॉर्मल बच्चा, ये जिस बच्चों की मैंने आपको बात दी, $200-300 कमा रहे हैं, 30,000-40,000, वो स्टैटिक IP एड्रेस खरीद सकते हैं. वैसे भी स्टैटिक IP एड्रेस जो है वो IPv4 स्पेस में से है, जो कि इट्स अ डिप्लीटिंग स्पेस. जी, IPv6 पे आ चुके हैं हम तो. हाँ, जी. पाकिस्तान के लाखों बच्चे जो हैं उन सबको नहीं मिलेगा स्टैटिक, कभी भी नहीं मिल सकता. इट्स जस्ट नॉट फीजिबल. सो और VPN को जब मिडिल ईस्ट में पता चलेगा या US में या वेस्टर्न वर्ल्ड में पता चलेगा कि पाकिस्तान में VPN को हराम या अन इस्लामिक, तो हम पे हंसेंगे ना, हम पे हंसेंगे. दे विल बी लाइक, दे विल बी लाइक कि भाई ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप जो है, अभी हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई थी और एक रिपोर्ट के मुताबिक विद द थर्ड लार्जेस्ट freelancing, IT outsourcing, most attractive IT outsourcing space or country in the world, because we have such a young population and we have, English speaking, we can speak English as well. तो उसकी वजह से हमें बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कहा जा रहा था. मगर जब उन्हीं लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो VPN को अन इस्लामिक, तो दिल बी लाइक के इस तरह की टेक्नोलॉजी में जब रिलीजियोसिटी को मिक्स कर दें तो वो हमें सीरियस नहीं लेंगे, वो हमें काम नहीं देंगे. Why would they not send their work to India or Vietnam or Eastern Europe or Venezuela or somewhere else, you know? तो I think कि ये एक बहुत ही laughable चीज़ है. और this the government needs to reconsider. गवर्नमेंट ने खुद बहुत सारे काम किए. By the way, गवर्नमेंट ने बच्चों को ट्रेन किया, बहुत सारे फंड्स लगाए, बच्चों को स्किल किया, बहुत अच्छी डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई which favored freelancers in IT sector. स्मार्टफोन पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. जो बैंडविड्थ पेनिट्रेशन है पाकिस्तान में वो भी बहुत अच्छी है. तो ये जो हमने खुद ही इतने सारे स्टेप्स लिए हैं. फिर जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स हैं वो गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बन रहे, उनकी बेरोज़गारी बाहर से सॉल्व, पाकिस्तान रहते हुए वो बाहर से नौकरियां ले सकते हैं और पाकिस्तान में डॉलर्स कमा के लाते, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आती हैं. पाकिस्तान की इकोनॉमी का लार्ज पार्ट है. दे आर द लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स एज वेल, जो ये IT सेक्टर है. तो ये अच्छे कदम हमने खुद ही उठाए हुए, इनको हम खुद ही ना माइनस करें. I agree. अपने पाँव पे खुद ही ना कुल्हाड़ी मारे. VPN को बैन करने में ख्याल में एक स्टूपिड आइडिया और गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए. कोई इससे बेहतर सोल्यूशन है VPN बैन करने से? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि सिक्योरिटी शुड बी एन इनेबलर, नॉट अ ब्लॉकर ऑफ इकोनॉमी एंड क्रिएटिविटी. ठीक है, एंड ठीक, आई एग्री विद द फैक्ट कि आपको साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, आपको अटैक से बचना है, आपको हैकिंग से बचना है, और वो सब सही है. उसके लिए आप जो है वो स्टेप्स भी लें और आप साइबर सिक्योरिटी को लेकर आएँ, सब कुछ करें. मगर VPN को अन इस्लामिक करार देना या ये जो VPN रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसके थ्रू गुजारना ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पे IT इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इन द बैकबोन, ये इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए. I mean, I think जो हमारा वो है ना कि पॉलिटिकल प्रायोरिटी वो सेकेंडरी होनी चाहिए इस वक्त. I think economy should be the priority number one. Why is Pakistan so far behind in technology, adoption, usage, and output as compared to India? I think the reason for that is that we have India really invested in education. India ने पैसे लगाए अपनी education. पैसा बहुत लगाया, ठीक है, IITs बनाई, बहुत पैसा लगाया education में, और जो उनकी output थी of the graduate that they were producing when it came to technology was far superior than ours. पहली तो ये बात है. दूसरी बात ये कि इंडियन माइंडसेट ना थोड़ा सा हमसे, they are very community centered. देखो, अगर इंडिया में इंडियन डायस्पोरा को अगर देख लें, and this is again a bit hasty generalization, थोड़ा सा मैं stereotype कर रही हूँ, and I don't like doing that, but this is something I've seen over and over again, which is that इंडियन बंदा किसी भी टेक कंपनी में किसी बड़ी पोजीशन पे आता है तो सारे उसके नीचे इंडियंस हो जाते हैं. जी बिल्कुल. ठीक है. इंडियंस के बारे में मशहूर है that they are a community. Support each other. They pull people up. Unfortunately, Pakistan is a society of individuals. We are a country of individuals. It's all about me. And I think the reason why we're territorial about our success, and even the diaspora is a bit territorial about our success, is because we operate from this mindset of scarcity.
that they're limited resources and that we need to protect our resources, and you know, if we bring other people in, then we'll be sharing this, and मुसीबत पड़ this जाएगी. competition wala Right. mindset hai. I think we need to change our mindset from this mindset of scarcity to mindset of abundance, where we feel that nahin, there's enough resources and we have a lot, we bring more people in, we bring more Pakistani community in. As a community, as a nation, we will grow. All of us will grow. And the pie will become bigger and bigger for us. So ये जो mindset है ना, I think that this prevails in the Indian community. It doesn't so much prevail in the Pakistani community, and I think this is something that we really need to inculcate within our communities as well. I think you're absolutely right. We must inculcate that. अब बता दें जी, X कब बहाल होगा? कोई चांस है इसका? ये तो अब आप उन्हीं से पूछें जिन्होंने बैन लगाया है. उनसे जी पूछने की कोई जरूरत नहीं मेरी. इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती. Thank you so much. You've been very kind. I really appreciate talking to you. It's been an amazing experience. We must do this again sometime.